कर्नाटक इस देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? एकाएक बजरंगबली वहां मुद्दा क्यों बन गए हैं? और अब उससे महत्वपूर्ण सर, हमारे आपके लिए विमर्श की जरूरत क्यों है कि कर्नाटक में भारत विरोधी तत्व यदि प्रभावशाली हो गए तो ये देश के लिए कितना खतरनाक हो जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले लिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी आप। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। मैंने कहा, कल भी मैंने कहा कि मैं 3-4 दिन पहले तक, 5 दिन पहले मान लीजिए, मैं मान रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस आ रही, चाहे लंगड़ाते हुए है, जैसे है, किसी गठबंधन से है, लेकिन सरकार संभवतः वो बनाने की स्थिति में है। भाजपा को मैं बाहर मान रहा था कि सरकार किसी भी स्थिति में भाजपा नहीं बनाएगी, ये चुनाव के परिणाम होंगे और मैं इसको लेकर निश्चिंत था। लेकिन पिछले 4-5 दिन से जिस हिसाब से आपने नरेंद्र मोदी ने जो अपनी आक्रामकता दिखाई है, सक्रियता, उनकी सक्रियता बहुत आक्रामकता के साथ है और आज जो वो बोले उसके बहुत मायने हैं। इसको ये खैराती लुटेन दिल्ली वाले हुए, उसको सोनिया गांधी से जोड़कर देखें। देखिए, नरेंद्र मोदी जो कुछ जो आपने कहा ना कि बहुत कम बोलते, बहुत कम नहीं बोलते, वो तब बोलते हैं जब उनके पास पुख्ता जानकारियां, पुख्ता सूचनाएं होती हैं। तो आज वो जो बोले, हम लोग तो खैर उसको बहुत पहले से शुरू से कह रहे हैं, जब से इसका यात्रा चल रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा तो हम लोग जो कहते आ रहे हैं उसकी पुष्टि भी हुई और ये पुष्टि समझिए प्रधानमंत्री के स्तर से हुई है कि उनके पास इसका मतलब पुख्ता सूचनाएं पहुंच चुकी हैं और कर्नाटक के चुनाव में एक बड़ा गेम हो रहा है जो हम लोग को या आम आदमी को आंखों के सामने से दिख नहीं रहा। और उसके 2 उदाहरण हैं कि एक तो जो पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है वो बाकायदा ऐलान करके कांग्रेस का वहां समर्थन कर रहा है कर्नाटक में, और कांग्रेस बहुत बेशर्मी के साथ उस समर्थन को स्वीकार कर रही है। और मेरे ख्याल से यहाँ से जो विदेशी गेम शुरू होता है मनीष जी की, मेरे ख्याल से एसडीपीआई से समझौता ही इस बात पर हुआ कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। आरएसएस के बारे में तो कई बार, क्योंकि अदालतों में बहुत बुरी तरह से जुटियाए गए हैं सब, तो उसके लिए तो कह नहीं सकते थे क्योंकि वो संभव नहीं है। तो इन्होंने बजरंग दल का नाम लिया क्योंकि तो सीधे सीधे उसमें बजरंग भगवान हनुमान जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो वो बजरंग दल एक प्रतीक था, सीधे सीधे था कि हम हिंदुओं पर कहर ढाएंगे, हिंदुओं पर कहर बरसाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। वो बजरंग दल के प्रतिबंध का सीधा सीधा संदेश ये था और ये संदेश एसडीपीआई से समझौते के तहत किया गया था। और दर्शकों से कहूंगा कि जरा अखबार उठा के देख लीजिए, आजकल नेट पे उपलब्ध है कि जिस दिन तक कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा नहीं की थी तब तक एसडीपीआई 100 से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ा रहा था। और जब कांग्रेस ने अपने बाकायदा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र जारी करते समय ये ऐलान किया, उसके ठीक दूसरे दिन एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट वापस ले लिए और वो 100 से ज्यादा जो कैंडिडेट थे अब वो उसके घटकर 16 रह गए हैं। और वो समझ लीजिए 16 उसने वहां उतारे जहां पे वो देवगौड़ा को थोड़ा नुकसान पहुंचा दे ताकि वहां भी कांग्रेस की सीट निकल जाए। तो वो भी स्ट्रेटजी को उसी लिए लड़ा रहा है। तो मेरे ख्याल से एसडीपीआई या पीएफआई से कांग्रेस का यही समझौता था कि तुम पहले ये आश्वासन दो, तो कांग्रेस ने उसको बहुत खुलकर दे दिया था। अभी हम लोग आगे बढ़े तो ये मुद्दा समझना बहुत जरूरी है जो, क्योंकि आज प्रधानमंत्री बोले हैं उस पर। तो जो कांग्रेस बहाना बना रही है कि बजरंग दल का क्योंकि गैर कानूनी गतिविधियों में उस तरह से रहा है, तो मनीष जी अगर बजरंग दल के बारे में जरा वो रिकॉर्ड रखे सामने, कांग्रेस को रिकॉर्ड होगा ना, उसी के आधार पर उसने बात की होगी कि बजरंग दल की ये कारनामे रहे हैं इसलिए हम इस पर प्रतिबंध लगा रहे हो। उजागर करे हो तो सरकारी दस्तावेज होंगे, पुलिस की रिपोर्टें होगी, अदालत के फैसले होंगे, दिखाए उसको। मैं बताता हूँ मनीष कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगने से 1000 गुना ज्यादा इस देश में कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर यही पैमाना है तो बजरंग दल के साथ ऐसा कोई कुकर्म नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कई कुकर्म कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जो है इस देश में 3 दिन के अंदर देश की राजधानी में 3000 सिखों की हत्या की, नरसंहार की दोषी है। कांग्रेसी नेता उसमें नामजद हुए, सजा याफ्ता हुए। तो 3001 वर्ग को चिन्हित करके 3000 एक धर्म के विशेष के लोगों को मौत के घाट उतार दिया 3 दिन के अंदर। क्या उस कांग्रेस को हक है कि वो चुनाव लड़े? नहीं है। अगर उसका पैमाना हिंसा ही है और कारनामे है तो कांग्रेस को कोई हक नहीं है कि जो
दिल्ली में 3,000 और देश में 10,000 आदमी। 3 दिन के अंदर मनीष जी नरसंहार हुआ था, क्योंकि वो तो मेरा आंखों देखा है, तो वो ऐसा नहीं कि मेरे जन्म से पहले की बात है, पूरा देश जानता है। जिस दल के नेताओं ने 3,000 लोगों को 3 दिन में देश की राजधानी में कत्ल कर दिया, उससे बड़ा आतंकी संगठन कौन हो सकता है? उससे बड़ा हिंसा का संगठन कौन हो सकता है? उससे बड़ा हत्यारों का गिरोह कौन दल हो सकता है? जो कांग्रेस का इतिहास है। और याद दिलाता हूँ मनीष जी, वो हम लोगों के जन्म से पहले की बात है, लेकिन दस्तावेजी इतिहास है कि जिस दिन इस नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मारी, उसके दूसरे दिन पुणे के अंदर 5,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। करने वाले कौन थे? बजरंग दल वाले थे या पीएफआई मुस्लिम लीग के लोग थे? यही कांग्रेसी नेता थे। उसको उस पर पर्दा डाल दिया गया। तो जो अपने नेताओं की हत्या का बदला 5,000, 3,000 और 10,000 लोगों की हत्या करके लेता हो, इससे बड़ा आतंकी संगठन कौन हो सकता है? ये इस पर बात करें। बजरंग दल के छुटपुट कोई कहीं पथराव, कहीं वही झूठी एफआईआर, उसके ऊपर तो ये असल में ये संदेश देना चाहते थे उन मुस्लिम देशों को, आईएसआई को, जो आका है पीएफआई के, एसडीपीआई के, कि हम जो है हिंदुओं पर कहर बरसाएंगे, बजरंग दल के बहाने बरसाएंगे या किसी और संस्था के बहाने बरसाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि पता नहीं क्यों ये भाजपा के प्रवक्ता कौन सी भांग पिए हुए हैं। इनको जिस दिन इस बजरंग दल पर घोषणा की थी, उसी दिन इनको याद दिलाना चाहिए था कि गांधी का मौत का बदला तुमने 5,000 हत्याओं के साथ लिया। इंदिरा गांधी की मौत का बदला तुमने 10,000 हत्याओं के साथ लिया। और जब 10,000 हत्याएं की गई तो तुम्हारा नेता बेशर्मी से कह रहा था, माफी मांगने के बजाय, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो वो सरगना था। तो जो जिसके यहाँ इस तरह के हत्यारे हों कि 10-10 हजार लोगों को मौत की घाट उतार देते, तो प्रतिबंध तो कांग्रेस पर लगना चाहिए। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? बजरंग दल वाला तो सीधा सीधा दर्शकों को, मैंने कहा आज ये बिंदु समझाने की बहुत जरूरत थी कि ये बजरंग दल पर प्रतिबंध ये सामान्य घटना नहीं है जो कह रहे तुष्टीकरण। ये एसडीपीआई के दोनों ऐलान आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के ऐलान उठा के देख लीजिए। जब इसने कहा कि हम ये करेंगे, तो एसडीपीआई ने अपने 100 के 100 प्रत्याशी वापस ले लिए। 100 मैंने कहा कि 100 में से 16 लड़ा रही है वो उस जगह लड़ा रही है जहां पे वो जेडीएस को डैमेज कर सके। तो ये समझौता इन लोगों का हुआ था। और वो सारी, हम लोग जब आम आदमी एक आकलन करके इस तरह की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास तो सारी सूचनाएं हैं मनीष जी, सारी सूचनाएं हैं। और जाहिर सी बात है कि वहां पे एंट्री एक विदेशी ताकतों की हो चुकी है। और कौन लोग हैं? वो बजरंग दल पे घोषणा का ऐलान करके वो कांग्रेस ने बहुत साफ संदेश दे दिया है मनीष जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, प्रधानमंत्री का ये कहना कि कर्नाटक को भारत से अलग करने की साजिश रच रही है कांग्रेस। कर्नाटक में प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये परिवार, ये कांग्रेस की जो राजसी परिवार है, ये परिवार विदेशी हाथों में खेल रहा है। इस हद तक जाने का लोग ये मांग के मतलब इसको कैसे लिया जाए? इसको नहीं, पूरी तरह से खेल ही रहा है और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में उसका नाम भी उजागर करेंगे। प्रधानमंत्री जब आज इतना कह गए हैं, तो इसके परिणाम दर्शक तैयार हैं, इसके परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और इन महाबेटों पर अब वो डंडा चलने वाला है। ये आज मैं इसको चुनावी राजनीति से अलग हट के देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जिस तरह जो बात मनीष जी कह रहे हैं, वो वास्तव में चौंकाने वाली है। नरेंद्र मोदी इस तरह से वहां पर कर्नाटक में इन्वॉल्व हो गए हैं चुनाव की प्रक्रिया में और उसके प्रचार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो लोकसभा का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, तो वो इतना महत्वपूर्ण। मैं उसको मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं हफ्ता भर पहले या 5 दिन पहले तक मैं मान रहा था कि वो भाजपा की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री कूदे और उन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है, तो वो जान रहे हैं कि ये कांग्रेस की जीत का मतलब, देखिए वो भी तटवर्ती राज्य है कर्नाटक भी। यहाँ पर अगर वो ताकतें हावी हो गई, कांग्रेस के आने का मतलब है कि वो ताकतें पूरी तरह से, मतलब वही शासन करेंगे, तो कठपुतली होंगे ये लोग। तो उसके लिए उसका वो प्रयास कर रहे हैं कि इनको किसी भी तरह से रोका जाए। और मेरे ख्याल से मनीष जी, ये तो एक जो मेरा आकलन था वो अलग था। और अब मैं कह रहा हूँ कि 5 दिन पहले मैं जरूर सोच रहा था, लेकिन मैं जो पिछले 2-3 दिन से नजारा देख रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी ने होश तो उड़ा दिए हैं, इनके होश उड़ा दिए हैं। हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं हर कांग्रेसी नेता के।
टेलीविजन की वजह से डीके शिव कुमार भी दिख जाता है, वो खड़गे के चेहरे पे तो हवाइयां उड़ रही हैं, और वो जो सिद्धारमैया वो तो गायब है करीब करीब, वो सामना प्रेस वालों का कर नहीं रहा है। और मुझको नजारा मनीष जी वही नजर आ रहा है कर्नाटक में पिछले 3 दिन से, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुलकर बजरंगबली की बात कर रहे हैं। जैसा दर्शक जान लें कि 91 में उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था, पहली बार इतिहास में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी। ये था कि भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो भाजपाइयों को भी विश्वास नहीं था। लेकिन वो माहौल यही था कि मनीष जी वहां भाजपा और कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी पीछे थे। हर चुनावी रैली में, हर चुनावी सभा में नारा जय श्री राम का ही गूंज रहा था। और वो नजारा मैं अब देख रहा हूँ कर्नाटक में कि चाहे जहां कभी वीडियो फुटेज हो, वहां पर बजरंगबली ही नजर आ रहा। बजरंगबली फिर कह दूं कि दंड देने में वो भगवान राम से कई गुना आगे हैं, और इन्होंने छेड़ दिया है तो उसका परिणाम भोगने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो ये तो एक अलग था। और एक चीज और बता दूं मनीष जी कि ये मैं इलेक्शन एनालिसिस अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि देखिए कोई भी चुनाव 4 चीजों पर निर्धारित होता है। 3 P होते हैं उसमें, 3 P। पहला होती है पर्सनालिटी, दूसरी होती है पार्टी, और तीसरी होती है पब्लिसिटी। ये 3 P में कौन आगे है? तो पार्टी के मामले में तो कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। पर्सनालिटी में कोई तुलना ही करना बेकार है, मतलब सब एक तरफ, और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं संसद के अंदर कि अकेला भारी पड़ रहा हूं सब पर। तो पार्टी और पर्सनालिटी दोनों में का भाजपा बहुत भारी है। तीसरा P जो है पब्लिसिटी, तो वो अभी मनीष जी ने कहा कि छाए हुए हैं नरेंद्र मोदी, और कर्नाटक में तो और बुरी तरह से छाए हुए हैं। तो इन तीनों P के पैमाने पर भाजपा बहुत भारी पड़ रही है कांग्रेस के ऊपर। और जो चौथा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कभी आप जो पिछले चुनाव हुए हो उनको कभी आप गौर कर लीजिएगा, या जो आगे आने वाले चुनाव उन पर ध्यान दीजिएगा कि मनीष जी चुनाव 35 से 35% वो पार्टी उसी दिन जीत जाती है जो उस चुनाव का मुद्दा तय कर देती है कि ये चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। दो दो तीन पार्टी जो होती है उनमें जो पार्टी मुद्दा तय कर देती है वो समझिए 30-35% वो बढ़त वो बना लेती है। और नरेंद्र मोदी ने यही तो काम किया है कि पिछले 4-5 दिन के अंदर उन्होंने मुद्दा बदल दिया है। जो पहले कांग्रेस लेके चल रही थी 40% फलाना पकड़, वो जगदीश शेट्टार और सबकी पुरानी कहानियां सुना रही थी, पिछले 4 दिन से भाजपा बजरंग बली का नारा दे रही है। और कांग्रेसी पूरी फौज लेके दिल्ली से और बंगलौर तक वो एक ही सफाई दे रही है कि हम भी बजरंग बली के भक्त हैं, हम भी मंदिर बनवाएंगे, हम भी पूजा करते हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। 4-5 दिन से कांग्रेसी केवल एक ही काम में जुटे हैं, सफाई देने के। यानी कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली को मुद्दा बना दिया। और वो मुद्दा जो है वो जो मैंने कहा कि जो तय करता है वो 35 से 35% की लीड वो ले लेता है। तो चारों फैक्टर आज की तारीख में भाजपा के फेवर में है। लेकिन एक ही कमजोरी है कि जो वहां की स्थानीय भाजपा वो क्या उसकी परफॉर्मेंस होती है 13 तारीख को तय पता चलेगा।